दोस्तों भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत जो है वो दर्ज हुई है। एक्चुअली में क्या है कि रशिया ने ये ठान लिया था कि मुझे यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर लेकर चलता हूं जिससे आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी कि आखिरकार ये चल क्या रहा था। आपको पता है कि 2022 के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जो है वो छिड़ गया था आफ्टर बीजिंग ओलंपिक। युद्ध होता क्यों है? क्योंकि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है और वो इसीलिए क्योंकि वो जो यूएसएसआर है, मतलब रशिया के विघटन होने से पहले का जो पूरा का पूरा रशिया था जिसमें 15 देश शामिल थे, उसी सपने को वो रूस देख रहा था और उसको ये लगता था कि मैं यूक्रेन को वापस से अपने अंदर शामिल कर लूंगा और यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लूंगा। ठीक है। अब वो या तो सीधे तौर पर आ सकता है या वो फिर वो लड़ाई कर कर युद्ध कर कर आ सकता है। रशिया का ये मानना था। 2022 के अंदर ये सब कुछ शुरू होता है। अब एक्चुअल में यूक्रेन ये डिमांड कर रहा था कि मुझे नाटो कंट्रीज के अंदर शामिल कर लिया जाए ताकि रशिया के अगेंस्ट में वो खड़ा हो सके विद द हेल्प ऑफ नाटो कंट्रीज। लेकिन नाटो कंट्री में नाटो के ग्रुप के अंदर यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाता है। इस बात से यूक्रेन वाकिफ था और नाराज भी था कि पहले तुमने वादा किया और बाद में हमको शामिल नहीं किया। लेकिन रशिया जो था इस बात को लेकर एग्रेशन में था कि मुझे कहीं ना कहीं अटैक जो है वो करना है यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर अपनी शक्ति को जाहिर करके वो ये साबित कर देगा कि शेर मरा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1945 के अंदर जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था तो उस समय अमेरिका ने अपनी शक्ति को साबित किया और ये दिखा दिया कि मैं ही इस दुनिया के ऊपर राज करता हूं। और उस समय हवाई आइलैंड के ऊपर जापान के द्वारा अटैक किया गया था और उसके रिटालिएट के अंदर अमेरिका ने फिर जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे। उसके बाद से आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है विश्व के अंदर कि न्यूक्लियर अटैक किए गए, ऐसी कोई संभावनाएं बनी नहीं। लेकिन 2022 से 2024 के बीच में 2 साल का जो डिफरेंस था, उस बीच में रशिया ने अपने वेपन्स को तैयार किया कि मुझे भी जो है वो यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना है और अपने आप को वहां पर साबित कर देना है। इसी बीच ये बात मोदी जी के पास में पहुंचती है कि अब रशिया अटैक करने वाला है और मोदी जी अपने प्लेन को लेकर रवाना होते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं पोलैंड के अंदर। पोलैंड के अंदर उनका भव्य स्वागत होता है। पोलैंड ये कहता है कि पिछले 45 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, पोलैंड के अंदर किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की शिरकत नहीं हुई है। पिछले 45 से 50 सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पोलैंड के अंदर कदम रखे हैं। अब पोलैंड के अंदर गए क्यों? क्योंकि यूक्रेन के बिल्कुल नेबरिंग कंट्री, मतलब दोनों की सीमाएं जो है आपस में टच करती हैं, दोनों की सीमाएं आपस में टच करती हैं और पोलैंड को यह लगने लगा था कि अगर रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो उसका खामियाजा यूक्रेन को भी, यानी कि पोलैंड को भी भुगतना पड़ेगा और उसका असर पोलैंड के ऊपर भी होगा। तो प्रधानमंत्री पहली फुर्सत के अंदर पहुंच जाते हैं पोलैंड के अंदर, बातचीत होती है और वहीं पर यूक्रेन के बिहाफ पर बातचीत होती है रशिया से कि आप यूक्रेन के ऊपर अटैक मत कीजिए, न्यूक्लियर अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात यह है कि आखिरकार रशिया ने भारत की बात मान क्यों ली होगी? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। एक्चुअली में रशिया उन कंट्रीज में से एक है जिन्होंने भारत को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। जी हां, एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी कोई देश बनता है तो उसको अलग अलग कंट्रीज के द्वारा एज ए कंट्री देश का नाम दर्ज जो है वो होना पड़ता है, कई शर्तें पूरी करनी पड़ती है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, जब वो शर्तें आप पूरी करेंगे तभी तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा। वैसे ही देश कहलाने के लिए शर्तें जो है पूरी करनी होती हैं और वो 4 शर्तें हैं, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि सबसे पहले होगा कि वो अपनी एक गवर्नमेंट रन करते हो, ठीक है, उसके पास में अपनी खुद की पॉपुलेशन हो, खुद का लैंड एरिया हो, ठीक है, भूभाग हो और साथ ही के अंदर सॉवरेनिटी हो। तो भारत ने कहा कि हम लोग चारों कैटेगरीज को फुलफिल कर रहे हैं और इसी बिहाफ पर रशिया ने सबसे पहले भारत को देश का दर्जा दे दिया कि भारत जो है वो एक देश एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब रशिया और भारत की दोस्ती यहीं से ही शुरू हो जाती है। 1965 का वॉर हुआ, 1971 का वॉर हुआ, उसके बाद में 1999 का वॉर हुआ। इन तमाम युद्धों के अंदर भारत का साथ रशिया ने दिया, जबकि भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए थे और अमेरिका ने हमको डराया था कि अगर आप न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करेंगे, पाकिस्तान के साथ में युद्ध करेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन भारत ने फिर भी इसकी परवाह नहीं की और इन युद्धों को अंजाम दिया और जीत दर्ज की।
तो रशिया वो कंट्री था जिसने कारगिल वॉर के अंदर भी भारत का साथ दिया और कोई सैंक्शंस हमारे ऊपर नहीं लगाए, और उससे भारत ने हमेशा रशिया के लिए आश्वस्त कर दिया कि हम भी आपके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे, मित्रता की जो रीति चली आई है वो हम निभाएंगे। अब इसी पूरे सिनेरियो को लेकर आप चले जाइए पोलैंड के अंदर। पोलैंड को यह पता था कि रूस जिस देश की बात मानता है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया इज ए नॉन अलाइंड कंट्री, गुट निरपेक्षता की नीति भारत के पास में है, और यह बात पोलैंड को पता थी। पोलैंड ने इनवाइट किया, भारत के प्रधानमंत्री चले गए पोलैंड के अंदर और वहां पर जाकर बातचीत ये की कि हम जो है मतलब रशिया से बात करेंगे और न्यूक्लियर अटैक को रोक देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्लेड अ की रोल इन प्रिवेंटिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम यूजिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल मींस ये होता है कि एक टारगेटेड तरीके से उसको अटैक किया जाता है अगेंस्ट यूक्रेन एट द एंड ऑफ 2022, मतलब लगभग 2022 के अंदर यह अटैक होने वाला था और फिर उस अटैक को रुकवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब जैसे ही युद्ध रुकता है उसके बाद में पोलैंड जो है वो धन्यवाद देता है कि आपने हमको भी बचा लिया, नहीं तो हमारा भी जो है यहां से खात्मा हो जाता, हम बच नहीं पाते। पीएम मोदी के साथ साथ में शी जिनपिंग भी इसी पक्ष में थे कि कहीं पर भी रशिया अटैक ना कर दे, न्यूक्लियर अटैक ना कर दे यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर अटैक अगर हो गया तो फिर तबाही मचना तय है। भले ही रशिया अपने आप को साबित कर देगा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हलचलें जो है वो तेज हो जाएंगी और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसकी जद के अंदर आएंगे। आज जो स्थिति है उसमें भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोगों में से जो दर्शक दीर्घा के अंदर बैठे हुए हैं उनको कई बार यह बात समझ में भी नहीं आती है कि आखिरकार ये युद्ध चल क्यों रहा है, और अगर युद्ध चल रहा है तो उसका परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है, और अगर परिणाम निकलेगा भी तो क्या परिणाम निकलेगा। रशिया के पास में क्या इतनी पावर नहीं है कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर दे। देखिए एक्चुअली में क्या है, रशिया जिस चीज को टेस्ट कर रहा है, इस युद्ध को इतना लंबा खींच क्यों रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि रूस तमाम उन छोटे देशों को यह समझाना चाहता है कि जिन अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के पीछे आप उछलते हैं, आपको लगता है कि आपके वो संरक्षक बने हुए हैं और नाटो कंट्रीज के अंदर आपको वो शामिल करेंगे और आपको सुरक्षा देंगे, तो देख लो यूक्रेन की जो हालत हुई है वही तुम्हारी हालत होगी। इसलिए अमेरिका के आश्वासन से बहुत सारे देश जो है आप सचेत हो जाएंगे कि यार अमेरिका का असली चेहरा क्या है। अमेरिका केवल और केवल अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, जहां पर पैसे कमाने के लिए सिखाया जाता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है, और उस कंट्री का असली चेहरा रशिया पूरे विश्व के सामने लाना चाहता था, और इसीलिए इस युद्ध को इतना लंबा जो है खींच रखा है, इतना लंबा उसने चला रखा है, एक्शन कर रखा है। ये तो कभी का ये युद्ध जो है समाप्त हो चुका होता और कहीं ना कहीं एक बफर जोन बनाकर रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता हो चुका होता। लेकिन अब आप देखिए कि रशिया ने कितने सारे यूरोपियन और अमेरिकन वेपन्स जो है उनको यूक्रेन में ला खड़ा किया और उनको तबाह किया। अब यह बात पोलैंड को पता थी कि पोलैंड कि इनकी इंडिया जो है वो एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि पुतिन को टेबल पर लाकर बातचीत करने के लिए राजी कर सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी रीजन जो है वो यहां पर नहीं है। अब रशिया ने जब अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर लिए थे और उसका इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण भी हो चुका था, केवल और केवल वो अटैक करने वाले थे, और ये बात खबर जो है वो पहुंचती है मोदी तक और उसके बाद में सब कुछ कैंसिल होता है। अब देखिए कि आखिरकार पोलैंड की बात भी भारत ने क्यों सुनी। देखिए अगर आप नाटो कंट्रीज की बात करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बात करेंगे, तो पोलैंड अपने आप में एक ताकतवर देश जो है नाटो के अंदर रखता है। और पोलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, वहां के सीनियर एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी भारत के पक्ष में कई बार जो है वो बात कही है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो पोलैंड जो था वो भारत के पक्ष में था। अब देखिए अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए कि आप रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भारत ने अमेरिका को साइडलाइन करते हुए रशिया से ऑयल को परचेज किया और ये कहा कि हमारे पुराने संबंध हैं, आप इनको लेकर बीच में ना आए, और ये जो डील्स हो रखी हैं ये पहले से ही हमने 2017 में कर ली थी, जिसको आज हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। तो आज कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हम रशिया से पुराने ही मित्र बनते हुए आए हैं और अमेरिका के कहे अनुसार हम चलेंगे नहीं। हमको हमारे देश के अंदर डिमांड को फुलफिल करना है, इसलिए हम लोग रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करेंगे। जब रशिया ने हमको क्रूड ऑयल दिया तो हमारे भारत देश के अंदर दो कंपनियां थी, रिलायंस और नायरा, ठीक है, नयारा या नायरा,
उन दोनों ने उस ऑयल को फिल्टर किया और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका के पास में ये बात पहुंची और अमेरिका को ये लगने लगा कि रशिया से अगर ऑयल को इंपोर्ट किया जाएगा, खरीदा जाएगा, तो उसके पास में पैसा पहुंचेगा और उसी पैसे का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के ऊपर वेपन्स के तौर पर, अटैक के तौर पर करेगा। इसलिए अमेरिका हमसे नाराज हुआ और रशिया और नायरा जो कंपनी थी, इनको यूरोप के अंदर बैन कर दिया गया। दोनों कंपनी ने सोचा कोई बात नहीं, तुमने हमको यूरोप के अंदर बैन कर दिया है, हमारे लिए साउथ ईस्ट जो नेशन, एशियन नेशंस है, वहां पर हम लोग सप्लाई कर देंगे। और दोनों कंपनियों ने बहुत बेहतरीन प्रॉफिट बनाया, जबकि वही जो तेल था वो यूक्रेन से, रशिया से सीधा यूरोप के अंदर जाया करता था। वो रूट बस बदल गया, वो रूट बदल गया। तो अब यह बात साबित हो गई कि इंडिया अमेरिका की भी बात नहीं सुनने वाला है, वो अपनी अनुसार चलेगा। और जब ये पूरे विश्व के अंदर ये बात फैल गई कि इंडिया खुद के निर्णय खुद से लेता है, तो फिर क्या हुआ आज देख लीजिए। केवल और केवल इंडिया एकमात्र देश ऐसा बचा है जो कि आज रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोक सकता है। इसके अलावा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो अभी रिसेंटली इवेंट्स हुए हैं, एक भी ऐसा कंट्री आपको नहीं मिलेगा जो इस युद्ध को रोक सकता है। और वो कैसे रुक सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये युद्ध इन शर्तों पर रुक सकता है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन जो वेपन्स हैं इसका इंपोर्ट बंद करेगा, अपना इंडिपेंडेंसी बढ़ाएगा, ठीक है, डिपेंड नहीं रहेगा इनके ऊपर, और रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाएगा। जैसी बफर जोन हुआ उसके बाद में यूक्रेन जो है वो अपना अस्तित्व रखेगा और रशिया जो है उसी बफर जोन को कंट्रोल करता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन यूक्रेन के साथ में ये शर्तें रहेंगी कि आपको यूरोप जो है और अमेरिका से रिश्ते जो है तोड़ने पड़ेंगे, उसी बिहाव पर ये होगा, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। यही इसके अंदर शर्तें हो सकती है, ठीक है दोस्तों। हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त रहा है। हमने इसमें टेक्निक्स को कवर किया है कि कैसे आप इस एडिक्शन से बच सकते हैं। साथ ही के अंदर इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी मैंने कंप्लीट किया है। और हार्ड चैलेंज वाकई में बहुत हार्ड होता है, आप लोग ज्वाइन करके देख लीजिएगा। 10 दिन में, 15 दिन में आपको पता लग जाएगा कि चैलेंज कितना इंपॉसिबल होता है, और जो पॉसिबल कर देता है वही जीवन में जीतता है। तो चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।